हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस वन के बारे में। मतलब साइंस वन की 10th स्टैंडर्ड की ये साइंस की किताब है। आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं ग्रेविटी नाम का। ठीक है, इस साइंस वन में आपका सबसे पहला चैप्टर है ग्रेविटी का। तो हम ग्रेविटी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे वीडियो हमारे रीडिंग के अकॉर्डिंग है। ये सारे वीडियो रीडिंग के लिए ही है। मतलब क्या है, अभी सब बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सब बच्चे अभी पढ़ाई करने के लिए बैठने वाले हैं। ठीक है, सो जब वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो कुछ 5-10 मिनट बाद ऐसे लगने लग जाता है कि आप बोर हो चुके होते हो उस टॉपिक से, उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, कि अभी उसे बोर ना हो या फिर हम कंटिन्यूअस एक चैप्टर तो भी रीड कर ले। इसलिए मैं रोज़ हर दिन आपका एक चैप्टर जो होगा मैं ट्राई करूँगा कि हम 1 घंटे 1 आवर डेली 1 आवर साइंस का जो कुछ भी है, ठीक है, साइंस के जितने भी चैप्टर्स है डेली 1 आवर हम पढ़ने के लिए बैठेंगे। और इसी 1 आवर का जो एक लेक्चर है मैं अपने चैनल के ऊपर, आपको पता है बिलाडे सर नाम का मेरा एक चैनल है। ठीक है, इस चैनल के ऊपर हम इस लेक्चर्स को अपलोड करते रहेंगे। आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, रीडिंग भी हो जाएगी और फिर आप इसको याद भी कर पाओगे। ठीक है, मैं बीच बीच में कुछ कंसेप्ट होगी तो मैं उसको क्लियर भी कर दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जाएंगे ग्रेविटी चैप्टर के, ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत हिंदी में प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि मैं एक्चुअली मराठी में बात करता हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में ही बात करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बीच बीच में थोड़ी मराठी निकल सकती है, बट आप इग्नोर कर देना उसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, ग्रेविटी है। इस ग्रेविटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है, केपलर्स लॉ पढ़ने हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, फ्री फॉल पढ़ेंगे और एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलो फटाफट से आज हम पढ़ाई के लिए लगते हैं। बिफोर दिस, आप अगर अभी तक जिन लोगों ने भी अपना ये नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और इस लेक्चर को लाइक कर देना, अगेन शेयर कर देना तुम्हारे फ्रेंड्स को, क्योंकि वो भी पढ़ सके और वो भी पढ़कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके आपके पेपर जो बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे पहले। ठीक है, सो चलो जल्दी जल्दी से हम पढ़ते हैं अभी। कि सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कैन यू टेल, अगर मैं बात करूँ इस साल के सिलेबस के बारे में, मतलब 2021-22 का जो सिलेबस था वो रिड्यूस है और इस रिड्यूस फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर कैन यू रिकॉल और कैन यू टेल का जो पोर्शन है तुम्हें डिलीट कर दिया है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको पढ़ लेंगे कि क्या है भाई एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स का हमारा फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, सो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगता है तो क्या होता है, वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वन कि व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ। कौन से टाइप के फोर्सेस आपको पता है। अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस आ सकते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, न्यूटनियन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के फोर्स आ सकते हैं, आपको पता होगा, आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको क्या पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट acts not only between the two objects on the earth but also between any two objects in the universe. Let us now learn how this force was discovered. ठीक है, तो देखते हैं हम ये फोर्स कैसे डिस्कवर हुआ। यहाँ पर हमें देखिए रखा है बाद में ग्रेविटेशन के बारे में भी हम पढ़ लेंगे अभी। ओके, एज वी हैव लर्न द phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple falls from a tree
on the ground, he wondered why all apples falls vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in horizontal direction? आपको ये स्टोरी भी पता होगी, ठीक है, आपने इसको पढ़ा भी होगा, आपके लेक्चर्स भी हो चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ज़्यादा बात करने जैसा कोई टॉपिक नहीं है. सो आफ्टर मच थॉट he come to the conclusion that the earth must be attract the apple towards itself and this attractive force must be directed towards the center. अभी ये फोर्स कहाँ पे आएगा? towards the center of the earth. मतलब ये अगर अर्थ है, अर्थ का अगर ये सेंटर है और यहाँ से अगर ये एप्पल यहाँ पर कुछ है तो ये कहाँ पर जाएगा? अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑफ द ट्री, direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple and thus the apple falls vertically downward. एप्पल कैसे आएगा? vertically downward आएगा. यहाँ पर कुछ इन्होंने एक इमेज भी बना के रखी हुई है, आप देख सकते हो, इसको आपने पढ़ा भी है हमारे लेक्चर्स में, रेगुलर लेक्चर्स में आपने इसको पढ़ के रखा होगा, ठीक है. सो साइड में उन्होंने कहा है, इधर आप देख सकते हो, ठीक है. ऑन द लेफ्ट साइड, on the left figure 1.1 on the left shows an apple on the earth. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular to the position of the apple to the surface of the earth. This figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. The distance in the figure are नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल. ये सब पैरा इस फिगर के बारे में बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कुछ एप्पल दे के रखा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है. यहाँ पर जो मून है ये भी क्या कर रहा है? ये वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रहा है. इसके बारे में यहाँ पर दे के रखा हुआ है. यहाँ पर हमारे सर आइजैक न्यूटन है जो थिंक कर रहे हैं कि भाई ये जो ग्रेविटी नाम का जो कुछ भी है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लिख के रखा हुआ है और ये वाला मून है आपके पास. इस फॉलिंग एप्पल, इन्होंने यहाँ पर ये भी दिखा के रखा है कि ये एप्पल क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे, न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन द एप्पल ऑन द ट्री एट अ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट even greater height much farther away from the earth like for example the moon. It can act on even farther object like the other planets and the sun. ठीक है. सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पर बता दिया है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स एंड मोशन. वी हैव सीन दैट a force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion. फोर्स क्या करता है? फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. तो इसीलिए वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो कैन यू रिकॉल, यहाँ पर दिया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है. अलग अलग न्यूटन्स लॉ के मोशंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है. यू इज इक्वल्स टू यस इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ठीक है. हाँ, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है. ये 9th स्टैंडर्ड का कुछ पोर्शन है, क्योंकि ये जो था ना, ये जो किताब बनी थी ना, ये प्रीवियस ईयर, मतलब जिस वक्त ये किताब प्रिंट होकर आई थी उस वक्त गवर्नमेंट की एक डिसीजन थी कि 10th स्टैंडर्ड में कुछ 9th स्टैंडर्ड का भी पार्ट आना चाहिए. तो इससे 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों को कंबाइन करके एक पेपर जो एक्टिविटी शीट बनने वाली थी, एक्टिविटी शीट. और इस एक्टिविटी शीट में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता था ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता था ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 1A और B ये 9th स्टैंडर्ड से बिलोंग करता था. और ये 9th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन था वो कैन यू रिकॉल और कैन यू टेल से बनता था. पर इस वक्त और उसके बाद जो सेकंड ईयर आया, उसके बाद इन्होंने 9th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन 10th स्टैंडर्ड में आने वाला था, क्योंकि बच्चों को दोनों साल की किताबें पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने ये 9th स्टैंडर्ड का पोर्शन हटा दिया. अब इस साल तो पूरा तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस ही है, उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो चलो आगे जाते हैं हम, क्या आगे पढ़ेंगे हम. हमें सर आइजैक न्यूटन के बारे में दे के रखा है कि क्या है यहाँ पर.
Introduction to the scientist. Great scientist Sir Isaac Newton, 1642 1727, was one of the greatest scientists of recent time. He was born in England. He gave his law of motion, equation of motion and theory of gravity इन हिज बुक प्रिंसिपिया. मतलब बुक का नाम कौन सा है? प्रिंसिपिया. बुक के अंदर इन्होंने ये सब बातें कही है और ये सब बातों के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है. बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, केपलर हैड गिवन द 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशन. इस किताब से पहले केपलर का नाम आता है. केपलर के प्लानिटरी मोशंस के बारे में हमें बताया जाता है. ठीक है. सो केपलर्स लॉ वॉज नॉट नोन. Kepler had given 3 laws describing planetary motions. However, the reason why the planets move in the way described by Kepler's law was not known. Newton with his theory of gravity mathematically derived Kepler's law. ठीक है. In addition to this, Newton did groundbreaking work in several areas, including light, heat, sound, and mathematics. He invented a new branch of mathematics. That is calculus. Okay, and has wide-ranging application in physics and mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting टेलीस्कोप के बारे में भी किसने बात की थी? न्यूटन ने बात की थी. अभी यहाँ पर हमें देखे रखा है सर्कुलर मोशन. ठीक है. किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन के बारे में. सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. सो ट्राई दिस कहा है यहाँ पर. टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग so that the stone move along a circle that is shown in the figure. Are you applying any force on the stone? In which direction is this force acting? So how will you stop this force from acting? So what will be the effect on the stone? तो इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने आंसर भी देके रखा है. जैसे क्वेश्चन पूछे ना उसी तरीके से उन्होंने नीचे यहाँ पर आंसर भी दिए है ये सब. ठीक है. तो देखो क्या क्या आंसर दे रहा है. as long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us. मतलब हम उस स्टोन को क्या हमारी तरफ खींच रहे हैं. मतलब सेंटर की हम अगर सेंटर में होंगे तो हम सेंटर की तरफ उस स्टोन को खींचेंगे. ठीक है. सो स्टोन टोवर्ड्स अस, दैट इज टोवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर अप्लाइंग अ फोर्स टोवर्ड्स इट. द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग. ठीक है. अगर मैं स्ट्रिंग को छोड़ दूँ तो वो फोर्स अप्लाई करना ही बंद कर देगा और सीधे निकल जाएगा वो. ठीक है. इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone. When the string is released, because that is the direction of its velocity at that instant of time. You may recall that we have performed a similar activities previously in which a 5 rupees coin kept on a rotating circular disc. ये 9th स्टैंडर्ड का एक्टिविटी था जो आपको बता रहा है. डिस्क flies off the disc along the tangent to the disc. Thus a force act on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called a centripetal force. So the force, ये फोर्स के बारे में सेंट्रीपिटल की डेफिनेशन आपको यहाँ पर देके रखी है. दैट इज व्हाट अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है. कैसे लग रहा है? मूव अलोंग द सर्कल. ठीक है. एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सर्कल की तरफ आ रहा है. मतलब ये अगर स्टोन है यहाँ पर ऐसे घूम रहा है. ठीक है. इस तरीके से तो यहाँ पर अगर होगा तो ये फोर्स ऐसे आएगा अंदर. इस डायग्राम के अंदर भी आपको देके रखा है. यहाँ पर जो साइड में आपको दिख रहा है उसमें वही बताया गया है कि अगर ये स्टोन है, ये स्टोन यहाँ पर है तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब सेंटर की तरफ लगेगा, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया. ठीक है. तो सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग. यहाँ पर उन्होंने मतलब भी बता दिया कि सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग है. दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. यू नो दैट द मून. सो मून हमें पता है, सबको पता है मून. ठीक है. So which is the natural satellite of the earth goes round it in a definite orbit. The direction of
direction of motion of the moon as well as its speed constantly changing during this motion. So do you think some force is constantly acting on the moon? तो आपको लगता है कि क्या मून के ऊपर कोई फोर्स लगता होगा? ठीक है, डेफिनेटली आपको पता है कि ग्रेविटी नाम का कोई फोर्स है जो मून के ऊपर लग रहा है. ठीक है, सो नाउ दैट इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून. सो what must be the direction of that force? उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सो नाउ how would its motion have been if no such a force act on it? अगर उस मून के ऊपर कोई फोर्स नहीं है. मतलब इनका कहना क्या है पता है क्या? ये कहना क्या चाहते हैं कि अगर ये मून है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स है तो ये फोर्स की वजह से हमारे पूरे अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, मून ऑर्बिट कर रहा है. ठीक है, सो अगर ये फोर्स नहीं है यहाँ पर, तो जिस तरीके से वो कॉइन थ्रो कर गया था आगे की तरफ, उसी तरीके से मून कहीं तो भी चला जाएगा और अर्थ को ऑर्बिट करना क्या कर सकता है? ये बंद कर सकता है. यही ये कहना चाहते हैं. ठीक है, सो नाउ सोलर सिस्टम. ठीक है, सो डू द अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन? यस, ये भी रिवॉल्विंग करते हैं. द सन इज सिमिलर फैशन, इट्स सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम. सो व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन? वो उनकी भी डायरेक्शन क्या है? वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में घूमते रहते हैं ना. अगर ये अर्थ है और ये अगर मून है तो ये क्या कर रहा है? टेंजेंट बना रहा है. मतलब ये सर्कल को टेंजेंट बनाएगा. ठीक है ना, आपको पता है कि सर्कल को टेंजेंट किस तरीके से बनाया जाता है. तो सर्कल को इस तरीके से ये मून टेंजेंशियल घूमते रहता है ना. टेंजेंशियल एक्चुअली इलिप्टिकल है, आपको पता है, आपने पढ़ा भी है कि केपलर के जो लॉ है उसके बारे में. ठीक है, सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम इसको. ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जाम्पल द क्वेश्चन इट इज़ क्लियर that for the moon to go round the earth, that there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth which attracted the moon and towards itself. Similarly the sun must be attracting the planet including the earth towards itself. ठीक है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अभी हम जाएंगे केपलर्स के लॉ के बारे में. देखो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे अगर हमें कोई कंसेप्ट लगती है कि हमने इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए तो हम इसको समझ लेंगे. अभी केपलर की कुछ लॉज है, इसको भी आप पढ़ सकते हो. ठीक है, केपलर्स प्लानिटरी मोशन had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observations of the planetary position, मतलब प्लानिटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स. ठीक है, सीन एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने ज़माने से क्या किया जा रहा है कि प्लैनेट्स की जो मोशन है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. पहले तो गैलीलियो तो हमारे टेलीस्कोप लेके आए थे. ठीक है, बिफोर गैलीलियो ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लानिटरी मोशंस मेड बी नेकेड आइज, मतलब हम आँखों से देखते थे. प्लैनेट की जो मोशन होती थी वो हम क्या नोटिस करते थे? हमारी आंखों से नोटिस करते थे. उसके बाद गैलीलियो सर ने टेलीस्कोप डिज़ाइन कर दिया. ठीक है, और उसके बाद गैलीलियो सर ने उस टेलीस्कोप से मून का कुछ स्केच बनाया था. आपको पता भी होगा. ठीक है, सो बाय द 16th century अ लॉट ऑफ डाटा वेयर अवेलेबल अबाउट अ प्लानिटरी पोजिशन एंड द मोशन. ठीक है, सो जोहानस केपलर studied these data. He noticed that the motion of the planets follows certain laws. He stated 3 laws describing planetary motion. These are known as Kepler's law, which are given below. ठीक है, यहाँ पर कुछ लॉज दे के रखे हुए. ये इलिप्स के बारे में बताया इन्होंने कि किस तरीके से हम इलिप्स निकाल सकते हैं. अगर आप किसी कोन को कट कर दोगे तो उसको इलिप्स निकाल सकते हैं. मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप अगर पढ़ना चाहोगे तो. एन इलिप्स is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. It has 2 focal points. यहाँ पर कितने फोकल पॉइंट्स है? यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो लिखा है F1 और F2, ये 2 फोकल पॉइंट्स है और ये इलिप्स है एक. ठीक है, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द 2 फोकल पॉइंट्स, अगर मैं दोनों फोकल पॉइंट्स के डिस्टेंस को सम कर दूँ. ठीक है, so that is the sum of distance of the 2 focal points from every point on the curve. मतलब ये पॉइंट A B जो C पॉइंट है ना, ये कर्व के ऊपर है. अगर मैं इसको समेशन कर दूँ
focal points of the ellipse, ठीक है, curve constant f1 and f2 are the two focal points of the ellipse shown in the figure 1.3. if a b and c are these a b c are 3 points on the ellipse then, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं हम कि यहाँ पर लिखा है a f1 प्लस a f2 इज इक्वल्स टू b f1 प्लस b f2 इज इक्वल्स टू c f1 प्लस c f2, ठीक है। ये सब डिस्टेंस आपको दे के रखे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर ये किस तरीके से इक्वल कर रहा है, ठीक है। तो देखो आगे हम पढ़ते हैं, इसका सबसे पहला लॉ कौन सा था, केपलर का फर्स्ट लॉ था द ऑर्बिट। ये आईएमपी है टॉपिक्स, ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, आईएमपी टॉपिक्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो आगे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। द केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर का पहला लॉ था द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स। प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्स होता है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोसाई, ठीक है। सो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए रखे हुए, शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। द पोजीशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय यस। तो इस डायग्राम में यस जो दिख रहा है आपको, ये सन है, और यहाँ पर जो ए बी सी डी ई और एफ है, ये सब प्लैनेट्स की पोजीशन है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ना, जैसे सर्कल बनाया है इन्होंने इस तरीके से, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये इलिप्स है, ठीक है। और इसी किसी पॉइंट के ऊपर सन है ये, और यहाँ पर कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं आपके, इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्स में। ये पहला लॉ था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। केपलर का सेकंड लॉ था द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको भी आप याद रख सकते हो। ये इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको जो एरिया 1, 2 और 3 दिख रहा है ना, ये इक्वल टाइम में, मतलब अगर ए से बी तक जाने के लिए इसको अगर 30 मिनट लगे होंगे, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, 30 मिनट लगा होगा। सी से डी तक जाने में अगर इसको 30 मिनट लगा होगा, तो इस तरीके से अगर मैं इसको पॉइंट आउट कर दूँ, ठीक है, ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कर दूँ, ये सन है, तो यहाँ पर कुछ एरिया बन जाएगा, ये वाला एरिया बनेगा। सेम केस में यहाँ पर भी कुछ एरिया बन रहा है, देखो ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया क्या है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या हो सकते हैं, ये इक्वल है, इस लॉ के अंदर बताया गया हुआ है, ठीक है। सो स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, हम इसको समझ भी लेंगे थोड़ा थोड़ा, जो जिस तरीके से हमें लगेगा कि हमें इसको समझना चाहिए, ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको समझ भी लेंगे। दैट व्हाट अगेन उसके बाद हम पढ़ेंगे ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंस कवर बाय द प्लैनेट्स इन equal time, that is after equal interval of time, and position of the planet starting from A and C as shown by B and D respectively. The straight line AS and CS sweeps equal area in equal interval of time, that is area ASB and CSD are equal. केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर का तीसरा लॉ कौन सा था, टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब। ये केपलर का थर्ड लॉ है, मतलब टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर इन्होंने ए लिखा हुआ है, ये एक्चुअली अल्फ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, आर क्यूब है, ठीक है। टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब देखो द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, कि अगर कोई प्लैनेट यहाँ पर है, यहाँ से अगर मैं टाइम स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर दूँ 0 से, तो ये घूम कर कुछ टाइम लेगा। सपोज़ कि इसने 365 पॉइंट समथिंग 40 मिनट ले लिया, तो ये क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया, मतलब अपना अर्थ जो है वो 365 डेज जो ऐसे लेती है, वो हो गया उसका टाइम पीरियड। मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं अराउंड द सन, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है टाइम टी, और उसका मैं एक स्क्वेयर करूँगा, ठीक है। सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर ये क्या है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, म्हणजे मीन्स टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, मतलब क्या है, दैट इज द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। एक्चुअली ये क्या है, ये फोकल पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फोकल पॉइंट हो सकता है, ये यहाँ पर एक फोकल पॉइंट हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या करूँगा मैं, मीन डिस्टेंस का कंसिडर करूँगा। क्या करूँगा मैं, मीन डिस्टेंस लूँगा, जो मीन डिस्टेंस है आर क्यूब, और वही जो होगा मेरे पास क्या है, ये लॉ है, दैट इज़ व्हाट टी स्क्वेयर, मतलब ये थर्ड लॉ है केपलर का, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मीन्स दैट इज़ अ मीन डिस्टेंस के बारे में। सो आगे पढ़ेंगे हम इसको।
Thus, if r is the average distance of the planet from the sun and t is the period of the revolution, then t square is directly proportional to r cube, that is t square upon r क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पर केपलर कांस्टेंट के को इस्तेमाल किया है इन्होंने, ठीक है। नॉर्मली के ही यहाँ पर कांस्टेंट होता है, पर ये केपलर का कांस्टेंट है। केपलर ऑब्टेन दीज लॉज सिंपली फ्रॉम द स्टडी ऑफ पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स ऑब्टेन बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशन। मतलब उस वक्त कोई टेलीस्कोप नहीं हुआ करता था, उसने जस्ट देखा और उसको पढ़ा समझा, और उस तरीके से उसने ये सब तीनों लॉ बना के देखी है। और ये तीनों लॉ के बाद मतलब उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था। इस वजह से ये जो लॉस थे वो कुछ ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, सिर्फ रेगुलर थियरी की तरह उसको देखा गया। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन as to why the planets obey these laws. We will see below how these laws help Newton's in the formulation of his theory of gravitation। ठीक है, यहाँ पर फिर से यूज़ योर ब्रेन पावर देख के रखा हुआ था कि इफ़ द एरिया ESF इन द फिगर 1.4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ASB, what will be infer about the EF। तो EF के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इसने पूछी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन तो आपको मतलब इस साल तो ये रिड्यूस सिलेबस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। सो आगे हम बात करेंगे, उसके बाद का क्वेश्चन है हमारे पास न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है एग्जैक्टली, बराबर। तो हम इसको पढ़ेंगे आज। हम थोड़ा सा मतलब मैं कुछ हाफ आवर का लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है, आज देखेंगे हम, और कल फिर से हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा यहाँ पर पूरा हो सकता है या नहीं, कि अगर ग्रेविटेशन चैप्टर हो सकता है तो हम करेंगे इसको, वरना हम देखेंगे कि अगले लेक्चर में हम इसको फिर से पढ़ ले, ठीक है। सो देखो, ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग केपलर्स लॉ लीड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी। सो केपलर के लॉस को, केपलर की जो थ्योरी थी न्यूटन ने उसको क्या किया, फॉर्मुलेट कर दिया, उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया कि ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूड केपलर्स लॉ लीड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every object in the universe attract every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पर केपलर के बारे में देखा रखा है, ये केपलर है हमारे, ठीक है, सर केपलर। जोहाइनस केपलर 1571 to 1630 was a German astronomer and mathematician। He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Perigi in 1600. After the sudden death of the Brahe in 1601, Kepler was appointed as the royal mathematician in his place। So Kepler used the observation of the planetary positions made by the Brahe टू डिस्कवर द लॉ। मतलब ये टाइको ब्राहे के कुछ लॉज उन्होंने जो कुछ भी डिस्कवर करके रखा हुआ था, तो केपलर ने भी इनको सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर दिया, मतलब उसके ऊपर कुछ स्टडी करके उसको फॉरवर्ड किया है, ठीक है। सो केपलर यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लानिटरी पोजिशन मेड बाय द ब्राहे टू डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ही रोट सेवरल बुक्स। His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डायग्राम देखिए रखिए 1.5, उसके बारे में ये बात करेंगे। टू ऑब्जेक्ट्स विथ मास m1 एंड m2, यहाँ पर दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है m1 और m2, ये भी IMP है, टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लो। दिस इज व्हाट एन IMP टॉपिक, इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। IMP टॉपिक है, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको संभाल के करके रखना, ठीक है। सो दैट इज two objects with mass m1 and m2 keeps at a distance d from each other। Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as। अभी ये देख, यहाँ पर भी a लिखा है, एक्चुअली ये नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है यहाँ पर लिखा हुआ, हाँ, कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, चलेगा। तो देखते हैं आगे, अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़, ठीक है। तो दोनों मास है, उनके बीच में डिस्टेंस d है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और ये जो कांस्टेंट था अभी, मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके इक्वल्स टू के साइन डाल दूँ तो वहाँ पर कुछ कांस्टेंट लगेगा, और ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, जिसकी वैल्यू के बारे में भी हम बात करेंगे।
Here g is the constant of the proportionality and is called the universal gravitational constant. The above law means that if the mass of one object is double, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए, the force between the two objects is also double. So also if the distance is double, अगर उनके बीच का डिस्टेंस हम बढ़ा दें, the force is decreases by a factor. उनका फोर्स 4 के फैक्टर से डिक्रीज होगा, 4 के फैक्टर से 4 से डिक्रीज होगा, कितने से डिक्रीज होगा 4 से. इफ़ द टू बॉडीज आर स्पेरिकल, अगर दोनों बॉडी स्पेरिकल शेप है, स्पीयर शेप की है, तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ, मतलब अगर ये स्पीयर है और ये स्पीयर है, इन दोनों का अगर मैं सेंटर टू सेंटर के बीच का, उनके बीच का जो फोर्स को ज्वाइन करेगा, इस यही लाइन से वो फोर्स जाएगा. ठीक है. सो नाउ इफ द टू बॉडीज आर स्पेरिकल, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर is taken to be d in case when the bodies are not spherical or have irregular shape. Then the direction of the force is along the line joining their centers of the mass, and d is taken to be the distance between the two centers of masses. Now for equation 2, it can be seen that the value of g is the gravitational force acting between the two unit masses kept at a unit distance away from each other. Thus in SI unit the value of g is equal to the gravitational force between two masses of 1 kg or 1 kg kept 1 meter apart. यहाँ पर कुछ यूज योर ब्रेन पावर देख के रखा था. शोन इन द SI यूनिट, द यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी यूनिट क्या है, तो इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं. ठीक है. द वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर बाय हेनरी कैवेंडिश है. ये हेनरी कैवेंडिश है जिन्होंने इसको मैथमेटिकली, मतलब सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, मेजर किया. तो ये था 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है. 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर्स पर केजी स्क्वायर की ये वैल्यू थी आपकी. उसके बाद दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड. सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपको यहाँ पर देख के रखी है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड. पॉइंट कहाँ पर है? या तो ये इनसाइड के अंदर हो सकता है या फिर ये यहाँ पर हो सकता है किसी जगह पे. पॉइंट या पर इनसाइड में अंदर है, या फिर पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पर हो सकता है किसी कॉर्नर के ऊपर, या बाहर हो सकता है. बाहर मतलब बॉडी के बाहर नहीं, ये कुछ या सरफेस के ऊपर बात कर रहा है. आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है. जहाँ पर उसका पूरा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेट करके रखा हुआ है. ठीक है. ये टोटल मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर इसका जो मास हो सकता है ये टोटल मास यहाँ पर फोकस कर सकता है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी is at its geometrical center. The center of mass of an object having uniform density is at its center. So now हम आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा. देखो, why did Newton assume inverse square dependence on the distance in his law of gravitation? So he was helped by Kepler's third law in the as shown in below. So uniform circular motion और magnitude of centripetal force को हम अगले वीडियो में बात करेंगे. ठीक है. सो आज हमने कम से कम 30 मिनट्स के आसपास बात कर ली है. तो मुझे लगता है कि बाकी का जो 30 मिनट है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ दूंगा. ठीक है. सो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.